नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए कुछ सामयिक व्यंग्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें अलग अलग शीर्षकों से संबंधित छोटे छोटे व्यंग्य रहेंगे और उनका अलग अलग स्वाद भी आपको मन को अच्छा लगेगा। आप सब सुनने का कार्य करें। सबसे पहला व्यंग्य है निठल्ले। जिस तरह से आज लोगों में निष्क्रियता बढ़ रही है, लोग सुख सुविधा अधिक से अधिक चाहने लगे हैं, लेकिन कर्म से उनमें विरति हो गई है। कर्म करने में उनमें प्रवृत्ति नहीं रह गई है। इसको समझते हुए मैंने एक व्यंग्य आप सबको देना चाहा है। हो सकता है इससे निठल्लापन धारण करके जीने वालों को कुछ सबक प्राप्त हो। बिना कर्म के मिले भोग सुख सारे। निठल्ले इसी प्रकार की सोच वाले होते हैं। बिना कर्म के मिले भोग सुख सारे, अप्सरा अंक में नींद पाँव पसारे। बिना कर्म के मिले भोग सुख सारे, अप्सरा अंक में नींद पाँव पसारे। निरत नयन सुख संग द्यूत के छल्ले, जहाँ सोम पी घूमे देव निठल्ले। निरत नयन सुख संग द्यूत के छल्ले, जहाँ सोम पी घूमे देव निठल्ले। कामना नहीं अपनी धरती हो ऐसी, कर्म साधना छोड़ स्वर्ग के जैसी। कामना नहीं अपनी धरती हो ऐसी, कर्म साधना छोड़ स्वर्ग के जैसी। श्रम जल कण जन जन के तन शोभित हो, श्रम जल कण जन जन के तन शोभित हो। सब निज धरती की सिद्धि रिद्धि में रत हो। श्रम जल कण जन जन के तन शोभित हो। सब निज धरती की रिद्धि, सब निज धरती की सिद्धि रिद्धि में रत हो। आत्मवान हम अमृत जन्म आमुख है, आत्मवान हम अमृत जन्म आमुख है। फिर तो उपसंहार पूर्ण में सुख है, फिर तो उपसंहार पूर्ण में सुख है। बस हम मानवता का संस्थापन साधें, बस हम मानवता का संस्थापन साधें। प्रभुमय पृथ्वी के कण कण को आराधें। बस हम मानवता के संस्थापन को साधें। प्रभुमय पृथ्वी के कण कण को आराधें। स्वर्ग साधना करके स्वर्ग न जाएं, स्वर्ग साधना करके स्वर्ग न जाएं। निज वसुधा को सच मानो लोक बनाए, निज वसुधा को सच मानो लोक बनाए। निज वसुधा को सच मानो लोक बनाए, मानो लोक बनाए। बंधु बहनों, अब इसी के आगे का दूसरा व्यंग्य भी आप सब सुने। इस व्यंग्य में वस्तुतः जब आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए थे और 21वीं सदी की दौड़ उन्होंने लगवाना शुरू किया था
और देश में चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर वो अंकुश सम्यक नहीं लगा पा रहे थे, तो उस स्थिति पर मेरे द्वारा यह व्यंग्य लिखा गया। यह सामयिक व्यंग्य कहला सकता है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार के कारण ऐसा नहीं कि आज नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचार हो भी रहे हैं, उसके कारण भी पनप रहे हैं और उसके विरुद्ध अभियान भी चल रहा है। बस इतना है कि इस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े माफियाओं और बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, लेकिन मझोले दर्जे के तमाम अधिकारी जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं और उनके द्वारा नए नए तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। उसी प्रेरणा को देने की दृष्टि से 21वीं ईस्वी शीर्षक यह व्यंग्य आप सबके लिए प्रस्तुत है। लीजिए। राजधानी में हर कोई चैन की बंशी बजा रहा है। राजधानी में हर कोई चैन की बंशी बजा रहा है। भारत 20वीं सदी में भी गया, अब 21वीं सदी में भी जा रहा है। राजधानी में हर कोई चैन की बंशी बजा रहा है। भारत 20वीं सदी में भी गया, अब 21वीं सदी में भी जा रहा है। भारत 20वीं सदी में भी गया, अब 21वीं सदी में भी जा रहा है। पीड़ितों का दलन रुका कब है? शोषितों का शोषण अब भी तो हो रहा है। पीड़ितों का दलन रुका कब है? शोषितों का शोषण अब भी तो हो रहा है। जिधर भी देखो धोबियों के द्वारा शेर की खाल उड़ाकर छोड़े गए गधों का समूह। जिधर भी देखो धोबियों के द्वारा शेर की खाल उड़ाकर छोड़े गए गधों का समूह जनता के हरे भरे खेत की फसलों को अलमस्त चल रहा है। जनता के हरे भरे खेत की फसलों को अलमस्त चल रहा है। अरे भाई साहब, ये जो सूखा है और ये जो बाढ़ है, अरे भाई साहब, ये जो सूखा है और ये जो बाढ़ है, भेड़ियों के लिए जनता का खून पसीना अपने अपने तालाब में भरने का आषाढ़ है। भेड़ियों के लिए जनता का खून पसीना अपने अपने तालाब में भरने का आषाढ़ है। कहीं सूखे और कहीं बाढ़ की घोर विभीषिका के मौके पर, कहीं सूखे और कहीं बाढ़ की घोर विभीषिका के मौके पर भी हमारे देश के चरित्र को न जाने क्या हो गया है। हमारे देश के चरित्र को न जाने क्या हो गया है। ये सूखा और बाढ़ लाल हो रहे हैं श्रृगालों और भेड़ियों के दाढ़। ये सूखा और बाढ़ लाल हो रहे हैं श्रृगालों और भेड़ियों के दाढ़। लगता है उनके झुंड को, लगता है उनके झुंड को फिर एक मरा बड़ा हाथी मिल गया है। फिर मरा बड़ा हाथी मिल गया है। फिर मरा बड़ा हाथी मिल गया है। फिर मरा बड़ा हाथी मिल गया है। बहनों एवं भाइयों, इसी व्यंग्य की अगली कड़ी में एक और व्यंग्य जिसका शीर्षक है रोटियां, मैं आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा व्यंग्य है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है। हमारे देश में खास तौर से कतिपय मौलाना और राजनीतिक दलों के नेता कोई न कोई रोटी जनता के सामने फेंक कर मूल समस्या से जनता का ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं।
झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का कार्य करते हैं और जनता को बरगला कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आप सबको तो मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से झूठ कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे फैलाया गया मानो वो एकदम सच हो। मुझे मालूम है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही समय समय पर संविधान की मूल आत्मा को, संविधान के मूल कलेवर को बलपूर्वक बदलने का कार्य किया है। जिस कांग्रेस ने संविधान की मूल प्रस्तावना, जिसके के लिए अंबेडकर जी ने कहा था कि ये मूल प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की मूल आत्मा है, जिसका किसी भी परिस्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकेगा, इसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकेगा। जब 5 साल पूरा हो चुका था, इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना संसद को विश्वास में लिए हुए अपने मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से ही संविधान की मूल आत्मा को दुष्प्रभावित करते हुए उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ करके उस संविधान की मूल आत्मा को ही परिवर्तित कर देने का कार्य कर दिया गया। जबकि सभी पंथों के प्रति तटस्थता और सबका समादर करना भारतीयों का स्वभाव है, खासतौर से सनातनी भारतीयों का तो मूल स्वभाव है। और समाजवाद, कांग्रेस और उनके जैसे राजनीतिक दलों के लिए नई बात या आयातित बात होगी। भारत के तो स्वभाव में समाजवाद है, लोक कल्याण की भावना है, लोकहित का दृष्टिकोण है और ये सनातन से है, कोई आज से नहीं। लेकिन सबसे अधिक संविधान संशोधन जहां कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं कि लगभग शताधिक संविधान संशोधन तो कांग्रेस पार्टी के ही शासनकाल में ज्यादातर हो गया था। उससे संविधान बदलने की बात कहीं नहीं चर्चा में आई। संविधान की मूल आत्मा को बदल डाला तक गया इमरजेंसी काल में इंदिरा जी के द्वारा, फिर भी संविधान को बदले जाने की बात कहीं चर्चा में जनता के बीच नहीं आई। और सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में जब 400 पार का नारा दिया, तो उसका गलत अर्थ चारों तरफ फैला करके, झूठ फैला करके कि संविधान ही भारतीय जनता पार्टी बदल देना चाहती है, आरक्षण को पूरी तरह से संविधान से खत्म कर देना चाहती है और देश में तानाशाही लाना चाहती है, इसी के लिए 400 पार का नारा दे रही है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीकों से इसका प्रतिवाद और इस दुष्प्रचार का खंडन विखंडन करने का कार्य नहीं करके बहुत बड़ी गलतफहमी को जनता के बीच फैलाने में कांग्रेस को एक तरह से सहयोग देने का ही कार्य किया।
और जबकि सच ये है कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा और उसके मूल स्वरूप को जितना अधिक संरक्षित करने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और आरक्षण को जितना अधिक व्यवस्थित और पूर्णतः सुदृढ़ बनाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, यह संभव ही नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कभी ऐसा करेगी। उसने तो वस्तुतः दूसरे और बड़े प्रश्नों को जो देश की स्वतंत्रता के पहले से ही पैदा हुए और आज तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे शासन प्रशासन में भी विद्यमान रहे, जैसे कश्मीर समस्या, जैसे LAC की चीन के साथ विवाद की समस्या, भारत के भूभाग को 1962 में चीन के द्वारा अपहृत किए जाने की समस्या, इन समस्याओं का निदान एक सशक्त दल के रूप में, एक सशक्त बहुमत के रूप में ही भारत सरकार करने में सक्षम होती। इसीलिए 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया, लेकिन एक गलत दुष्प्रचार राहुल और उनकी कांग्रेस और दूसरे उनके सहयोगी इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल करने में सफल हो गए। उसका ठीक से खंडन विखंडन कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा करने का कार्य नहीं किया गया, जबकि संविधान का काखा गाघा मैं समझता हूँ राहुल जी को समझ में नहीं आता है। राहुल जी ने संविधान को ठीक से पढ़ा और समझा भी नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उनका वाणी व्यवहार, उनका विचार व्यक्त करना जिस रूप में होता है वो यही बताता है कि राहुल जी को ना तो भारतीय संविधान की समझ है और ना वे आगे समझना ही चाहते हैं। वे तो केवल देश से ही देशद्रोह करने की मंशा पाले हुए अपना अभियान चलाने में लगे हुए हैं। अन्यथा संविधान की पुस्तक, संविधान को नित्य प्रणाम करने वाले मोदी जी के द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने कोई ऐसा संविधान संशोधन जो कि देश और देश की जनता के हित में न हो, किया ही नहीं है। किसान आंदोलन को भड़का करके, पनपा करके कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किसानों के हित के 3 महत्वपूर्ण कानूनों को भी जिस तरह से समाप्त करवा देने का कार्य किया, उससे इनकी किसान विरोधी प्रवृत्ति स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। फिर भी जनता इन्हें किसान का सहयोगी मान करके कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के दलों को मान करके चलती है। यह अपने आप में एक चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी को किसान और सामान्य जनता के हितों के जो स्थानीय विषय हैं, खेती बाड़ी और उसकी सिंचाई, उसके उत्पादन से के व्यापार से संबंधित विषय हैं, उसको गंभीरता से लेकर सिंचाई का उत्तम प्रबंध करना चाहिए। और जैसे पुराने काल में नहर की सफाई होती थी,
फावड़े से उस तरह से नहरों की सफाई करा करके नहरों में भरी हुई सिल्ट को निकलवा करके टेल तक, नहरों की टेल तक, माइनरों की टेल तक पानी पहुंचा करके खेती किसानी को सस्ता और हरा भरा करने का काम करना चाहिए। लेकिन इस दिशा में मुझे लगता है कि कोई विशेष विचार विमर्श उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों और जनता के हित में विशेष रूप से हो रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और जनता को इस तरह के झूठे दुष्प्रचार से बचना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। 8,500 रुपया मासिक देने का तो घोषणा पत्र और खटाखट भुगतान के लिए राहुल जी ने घोषणा कर दिया था, जो कि सीधे सीधे जनता को वोट के लिए दिया जाने वाला घूस था और सीधे घूस था, उसको किसी और ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर भी उस खटाखट को समझ करके जनता ने जिस तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट दे करके जितने रूप में जितवाने का कार्य किया है, जनता में फैले हुए झूठे भ्रम को उसके आधार पर समझा जा सकता है। तो आप सब लीजिए रोटियां, जो राजनीतिक दल जनता के बीच फेंक कर जनता को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। स्वयं खा पीकर पचा तक लेने के बाद कहीं, ध्यान दीजिए, स्वयं खा पीकर पचा तक लेने के बाद कहीं बचे खुचे जूठन रोटी लिजलिजी जनाब द्वार पर फेंकते हैं। स्वयं खा पीकर पचा तक लेने के बाद कहीं बचे खुचे जूठन रोटी लिजलिजी जनाब द्वार पर फेंकते हैं। इस तरह घड़ी प्रहर रोज बारोज दरवाजे से उठक उन टुकड़ों के लिए, उन रोटी के टुकड़ों के लिए भुक्खड़ कुत्तों की लड़ाई का मजा देखते हैं। इस तरह घड़ी प्रहर रोज दरवाजे से उठक उन टुकड़ों के लिए भुक्खड़, उन रोटी के टुकड़ों के लिए भुक्खड़ कुत्तों की लड़ाई का मजा देखते हैं। फिर तहखाने में घुसकर सोफे पर आराम फरमाते हैं। फिर तहखाने में घुसकर सोफे पर आराम फरमाते हैं। उधर द्वार पर कुत्ते आपस में लड़ते हैं, काटते हैं, घौंघियाते हैं। उधर द्वार पर कुत्ते आपस में लड़ते हैं, काटते हैं, घौंघियाते हैं। लोग समझते हैं कि कुत्तों की लड़ाई के लिए दोषी हैं रोटियां। लोग समझते हैं कि कुत्तों की लड़ाई के लिए दोषी हैं रोटियां, पर उन्हें नहीं जो रोटियों को जानबूझकर द्वार पर फेंक गए मियां, जो रोटियों को जानबूझकर द्वार पर फेंक गए मियां, फेंक गए मियां, फेंक गए मियां, फेंक गए मियां। बहनों एवं भाइयों, एक छोटा सा व्यंग्य और मैं आप सबको यहीं परोसना चाहता हूं, उसे भी आप सब सुनने की कृपा करें। हमारे देश में जिस तरह से कुछ लोग हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, विदेशी आकाओं के प्रभाव में आकर
इस देश में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते हैं, खून खराबा करते हैं, बेगुनाहों की हिंसा करते हैं और मौका पाकर के इस देश से बुचक जाने का भी कार्य करते हैं। ये प्रशंसा की बात है, जिसके लिए मैं सबसे अधिक प्रशंसा मोदी सरकार की निरंतर करता रहा हूं। वो कारण है कि जब पहले मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन जी के माध्यम से चलने वाली 2004 से 2014 तक की सरकार, जिसमें आए दिन कहीं न कहीं आतंकवादी बम धमाके कर बेगुनाहों का खून बहाकर धरती और सड़क लहूलुहान करके पाकिस्तान चले जाया करते थे, दूसरे और देशों में चले जाया करते थे और वहां से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य करते थे। यह स्थिति इधर के 10-11 वर्षों में विशेष रूप से रुकी है। कश्मीर में तो आए दिन आज भी कभी न कभी इस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस काल में जिस तरह से वहां लोगों को, खास तौर से कश्मीरी पंडितों को 1990 ईस्वी के दौर के हिंसक अशांतिपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से काटा गया, उनको वहां से भगाया गया, उनको अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में जीवन गुजर बसर करने के लिए विवश किया गया। ये उस काल की सरकार और आगे की आने वाली सरकारों के मुंह पर तमाचे के रूप में है कि आज भी उनका ठीक से पुनर्वास नहीं किया जा सका है। ये सरकारों की नाकामी थी उस काल की, और उसके पहले से जब वहां इस तरह की अतिवादी गतिविधियां पनपने लगी थी। बताइए, उस समय के देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया तक का आतंकवादी अपहरण कर ले और हमारे देश की सरकार मिमिया कर आतंकवादियों को छोड़कर किसी तरह से रूबिया को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने का कार्य करे। तो उस दौर में जिस तरह से कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को बेघर होना पड़ा, अपनी जान, कई अपने सदस्यों की जान तक गंवानी पड़ी, खून खराबा भीषण रूप से हुआ, और इधर भी एक लंबे काल तक वो दौर बना रहा था। मनमोहन जी के काल में तो हमारे सैनिकों तक का सिर काट करके आतंकवादी पाकिस्तान चले जाते थे, और ये सोचकर मनमोहन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी कि कहीं इससे भारत में रह रहे मुसलमान भाई नाराज ना हो जाएं और हमें ओट से मजबूत करने का दायित्व छोड़ न दें। जब 26/11 की घटना हुई, मुंबई में लगभग 200-250 लोगों को जब शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री हुआ करते थे मनमोहन जी की प्रथम दौर की सरकार में, उस समय जिस तरह से षड्यंत्र करके आतंकवादियों के माध्यम से मुंबई में हिंसक हत्याकांड कराया गया, जिसमें कांग्रेस की भी सह थी, जो आज जांच से प्रमाणित हो चुका है।
क्योंकि कांग्रेस, खासतौर से सोनिया के मार्गदर्शन की कांग्रेस यह सिद्ध कराना चाहती थी कि मुस्लिम आतंकवाद से अधिक चिंताजनक हिंदू आतंकवाद है, जबकि सनातन धर्मावलंबी हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकते। उनके स्वभाव में ही इस तरह का हिंसाचार नहीं है। आतंकवाद की प्रवृत्ति उनके भीतर कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर झूठे आरोप लगाकर, कर्नल पुरोहित पर झूठे आरोप लगाकर, समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करवा करके, मालेगांव में बम ब्लास्ट करवा करके सोनिया जी और उनकी सरकार ने गृह मंत्री चिदंबरम और गृह मंत्री पाटिल के मार्गदर्शन में हिंदू आतंकवाद का हवा सारी दुनिया में प्रचारित करने का कार्य किया। राहुल ने तो विदेश की धरती पर अमेरिका जाकर के हिंदू आतंक की भारत में चल रहे कश्मीर में आतंकवाद से उतना डर नहीं है जितना भारत में पनप रहे हिंदू आतंकवाद से है। जबकि हिंदू आतंकवाद जैसी चीज, जैसी अवधारणा भारत में थी ही नहीं, जो निरंतर उसकी जांच और इसमें पुलिस को दबाव डाल करके उनका पूरा उपयोग किया गया और इस तरह से हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अकाली दल को पंजाब से हटाने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जिस तरह से पनपाया गया और उसके कारण से जिस तरह से हमारे पंजाब प्रांत में आतंकवाद पनपा 1980 के दौर में और वो लगभग 1990 तक, यहाँ तक कि 1996 तक भी निरंतर जारी रहा। उस सब की पृष्ठभूमि देने का कार्य कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए देश का नुकसान करके किया। और जब आतंकवाद पनप ही गया तो उसकी जो परिस्थिति है उसे मैं अपने इस छोटे से अगले व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सांप और आदमी। एक आदमी महीनों सांपों के बीच रहा। एक आदमी महीनों सांपों के बीच रहा, खबर सुनकर अपने राम ने सोचा और कहा। एक आदमी महीनों सांपों के बीच रहा, खबर सुनकर अपने राम ने सोचा और कहा। यह आज बड़ा आश्चर्य नहीं कि आदमी सांपों से प्यार पाए। यह आज बड़ा आश्चर्य नहीं कि आदमी सांपों से प्यार पाए। प्यार से सांप तक में संभव है कि उसका स्वभाव बदल जाए। प्यार से सांप तक में संभव है कि उसका स्वभाव बदल जाए, पर आदमी के स्वभाव में यह हर समय संभव नहीं है। पर आदमी के स्वभाव में यह हर समय संभव नहीं कि आदमी स्वभाव से आदमी ही नजर आए। पर आदमी के स्वभाव में यह हर समय संभव नहीं कि आदमी स्वभाव से आदमी ही नजर आए, कि आदमी स्वभाव से आदमी ही नजर आए। आज कोई
पंजाब, कश्मीर और आसाम तो जाए। आज कोई पंजाब, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस दौर में भारत में चारों तरफ हिंसा, चारों ओर आतंकवाद विशेष रूप से पनप गया था। कांग्रेस और उसकी सरकार उसको एक तरह से मूक रूप में देख भर रही थी, शाब्दी निंदा प्रस्ताव मात्र पास कर रही थी और उसको नीति रीति के सक्षम स्वरूप के द्वारा समाप्त करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही थी। आज कोई पंजाब, कश्मीर और आसाम तो जाए, वहां आदमी नुमा लोगों के बीच रहकर दिखाए। वहां आदमी नुमा लोगों के बीच रहकर तो दिखाए। तो वो नहीं शायद उसकी लाश ही वापस लौट कर आए, तो वो नहीं शायद उसकी लाश ही वापस लौट कर आए, तो वो नहीं शायद उसकी लाश ही वापस लौट कर आए। बंधुओं, ये सच बात है कि जिनके भीतर हिंसा की प्रवृत्ति गहरी है, उनसे आप शांति की आशा नहीं लगा सकते। वे तो मौकाए घात लगे रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और कब वे बेगुनाहों का खून बहा दें। सावधान उनके लिए तो हमारी सरकार के लिए वही सूत्र महत्वपूर्ण है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वे देखते रहते हैं कब हमारे देश के प्रहरी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सैन्य और पुलिस प्रहरी हो, वे कब लापरवाह हो जाएं, कब आलस दिखा जाएं और कब ऊंघ जाएं और वे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे बैठे। इसीलिए मैं आजकल किसी आदमी से नहीं मिलता, क्योंकि मिलने पर कोई आदमी नहीं मिलता, क्योंकि मिलने पर कोई आदमी नहीं मिलता, क्योंकि मिलने पर कोई आदमी नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको ये व्यंग्य सामयिक और प्रभावकारी जरूर लगा होगा। आप सब इसको प्रसारित जरूर करने की कृपा करें। जय हिंद।